Hello friends, welcome back to the online classes of my channel Literature. Today's video is very important because in this video we are going to learn about very important things about a famous poet, and many questions are asked in the TGT, PGT, KVS and other exams related to this poet. And this famous nature poet is none other than William Wordsworth. Yes, and those who have already attempted one or two of the competitive exams are aware that at least 4 to 5 questions are based on this famous poet. So it's quite important from exam point of view. And in this video, we are going to cover some important points based on William Wordsworth. So without much ado, let's start the video. सबसे पहले बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस या पॉइंट्स की। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 में, और जहां पे इनका बर्थ हुआ था उस जगह का नाम है कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में, और इनकी डेथ हुई थी एक बीमारी की वजह से। इस बीमारी का नाम है प्लूरेसी, और इनकी डेथ 80 इयर्स ऑफ एज पे हुई थी, और इनको बरी किया गया था क्राफ्टवेयर चर्चयार्ड में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में रॉबर्ट साउदी के डेथ के बाद। तो ये काफी एग्जाम से पूछा जा चुका है कि विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट आफ्टर, तो ही बिकेम पोएट लॉरिएट आफ्टर रॉबर्ट साउदीज डेथ and he became the poet laureate in 1843. चलिए वर्ड्सवर्थ के अर्ली लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। बहुत ही सुंदर सी जगह है जिसका नाम है कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में है, और इंग्लैंड की बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है। इसे लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। और इनके जन्म के एक साल बाद ही इनकी सिस्टर डोरथी का जन्म हुआ था। दोनों भाई बहन में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग काफी दूर तक चली थी, और कई पोएम्स में वर्ड्सवर्थ ने डोरथी को मेंशन भी किया है। इनके फादर जो है जॉन वर्ड्सवर्थ, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे जेम्स लॉथर के। जेम्स लॉथर फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल थे, और इनके कनेक्शंस के थ्रू ही जो है वर्ड्सवर्थ फैमिली को एक बहुत बड़ी मैंशन मिली हुई थी जहां वो रहते थे। और जॉन वर्ड्सवर्थ जो है अक्सर करके घर से दूर रहते थे, काफी इन्वॉल्वमेंट नहीं रह पाता था अपने बच्चों की लाइफ में, लेकिन तब भी इन्होंने वर्ड्सवर्थ पर के लाइफ में काफी बड़ा प्रभाव छोड़ा, काफी इम्पोर्टेंस था, क्योंकि इन्होंने ही वर्ड्सवर्थ को बहुत इंस्पायर किया था कि बड़े बड़े लेखकों की वर्क्स को रीड करें। तो रीडिंग की आदत के लिए बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया था, और बहुत यंग एज में ही वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन, शेक्सपियर और स्पेंसर जैसे महान लोगों की वर्क्स को पढ़ा था। और इनकी मदर का नाम था एने कुक्सन। अनफॉर्चुनेटली एने कुक्सन की डेथ 1778 में हुई थी, और 1778 में वर्ड्सवर्थ सिर्फ 8 इयर्स के थे। तो इनकी जब मदर की डेथ हुई तो इनके फादर जॉन वर्ड्सवर्थ ने डिसीजन लिया और डोरथी को जो है कुछ रिलेटिव्स के पास भेज दिया था, और वर्ड्सवर्थ को हॉक्सहेड के एक ग्रामर स्कूल में भेजा था पढ़ने के लिए। और इसके बाद दोनों भाई बहन 9 इयर्स तक, 9 साल तक एक दूसरे से दूर रहे थे। और 1783 में जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1787 में जो है इनके वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट जो है पब्लिश हुआ था द यूरोपियन मैगजीन में, और 1787 में ही इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया था। 1791 में इनको अपनी बीए की डिग्री मिल गई, और 1791 में ही इन्होंने ये गए थे फ्रांस, गए थे फ्रांस में। उस वक्त जो दौर चल रहा था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी प्रभावित थे। वहां पे फ्रांस में ये मिले थे एने वैलेंट से,
और मैरी एने वैलेंस से 1791 में मिले थे एंड 1792 में इनकी बेटी एनी कैरोलीन का जन्म हुआ था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो बिगड़ते रिलेशनशिप्स थे, इसकी वजह से ये वर्ड्सवर्थ को एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरन वापस ब्रिटेन आना पड़ा था। इसके बाद 1802 में वर्ड्सवर्थ अपने सिस्टर डोरथी के साथ फिर गए थे एनेट और कैरोलिन से मिलने। उनके विजिट का मेन एम था कि एनेट को ये बता देना कि वर्ड्सवर्थ ने उस वक्त तक तय कर लिया था कि वो मैरी हचिंसन से शादी करेंगे, तो यही इन्फॉर्म करने वो गए थे। और 1802 में पहले वो एनेट और कैरोलिन से मिले और वापस आकर इन्होंने मैरी हचिंसन से शादी कर ली थी 1802 में ही। और मैरी हचिंसन से एक्चुअली ये बिल्कुल अपने अर्लियर बिल्कुल बहुत ही अर्ली लाइफ में मिले थे, जब ये एक स्कूल अटेंड कर रहे थे पेनरिथ में। पेनरिथ के एक स्कूल अटेंड कर रहे थे, वहीं पे ये मैरी हचिंसन से पहली बार मिले थे। सब बच्चे ही थे, किड्स थे, लेकिन हचिंसन फैमिली से उस वक्त इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर 1802 में ही इन्होंने मैरी हचिंसन से शादी करी। आइए चले अब देखते हैं वर्ड्सवर्थ के एजुकेशन को एक सेपरेट सेगमेंट में। He went to a school at Hawkshead, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उनकी मदर की जब डेथ हो गई थी 1778 में, तो उनके फादर ने उनको एक ग्रामर स्कूल में भेजा था हॉक्सहेड में, लैंकशायर में। In 1787 he joined St John's College at the University of Cambridge. And in 1787 only he published a sonnet in the European magazine. Wordsworth was not serious about his formal studies. तो ये कॉलेज वगैरह तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन ये फॉर्मली स्कूल जाके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सब कुछ पढ़ना, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे, इतना यकीन नहीं था। फिर भी इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी 1791 में, इनका बीए कंप्लीट हो गया था। और वैसे भी इनका करियर का देखा जाए तो एक तरह से 1787 में जब ये स्टूडेंट थे तभी इनके करियर की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इनका सोनेट जो है पब्लिश हो गया था। Wordsworth's teacher William Taylor inspired him to compose poems. अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनके फादर के बाद जो है जिसने बहुत इनको इंस्पायर किया था वो थे उनके एक टीचर थे जिनका नाम विलियम टेलर था, और इन्होंने वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया था कि ये पोएम्स लिखें। मिशेल बिपॉय was his first teacher in politics. तो जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि इन्होंने पॉलिटिक्स में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स के मेंबर भी रहे थे। तो मिशेल बिपॉय जो है इनके फर्स्ट टीचर थे पॉलिटिक्स में। He knew many languages like Greek, Latin, Italian, French and Spanish. तो इनको ये सारी लैंग्वेजेस अच्छी तरह से आती थी, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश। लेट्स सी विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री को किस तरह से देखते थे। तो उनके हिसाब से पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो उनका मानना था कि पोएट्री जो है कुछ सोच समझ के नहीं, जो स्पॉन्टेनियस आपके अंदर से जो भी इमोशंस फीलिंग्स आपके उभर के आती हैं, वो ही आपकी जब आप उन इमोशंस को पेन डाउन करते हो तो व्यक्त करते हो, अभिव्यक्त करते हो शब्दों के द्वारा, इसी से पोइट्री बनती है। और इसकी ओरिजिन होती है जब भी आप अकेले में बैठ के, जब आप अपने प्रीवियस कोई भी इंसिडेंट हुआ है उससे जो रिलेटेड आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, जो भावनाएं मन में जागती हैं, जब आप बिल्कुल काम कूल एनवायरनमेंट में अकेले में बैठे हैं और सोच रहे हैं, तब वो जो प्रीवियस घटनाओं से जो इमोशंस जागते हैं और फिर स्पॉन्टेनियस तरीके से जो इमोशंस फीलिंग्स आपके अंदर जागी और आपने शब्दों का जामा पहना के उनको पेन डाउन किया, यही पोइट्री हुई उनके अनुसार। नेक्स्ट उन्होंने डेफिनेशन दिया था, द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। तो ये इन्होंने एक और डेफिनेशन दी थी पोएट्री की।
He revolted against the pseudo-artificial diction of the neoclassical poets. तो उन्होंने रिवोल्ट किया था जो न्यू क्लासिकल पोएट्स होते थे, उनका जो तरीका था, उनका जो आर्टिफिशियल जो डिक्शन था, स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके खिलाफ ये थे. नाउ लेट्स लुक एट हिज वर्क. वर्क की बात करें तो लिरिकल बैले या फिर प्रिल्यूड, इन सबको हमने सेपरेटली भी कवर किया. यहाँ सिर्फ ओवरऑल एक व्यू देखेंगे. In 1793, his poems were published for the first time in An Evening Walk and Descriptive Sketches. तो इस टाइटल से इस कलेक्शन में इनकी पोएम्स पहली बार पब्लिश हुई थी 1793 में. और इससे पहले मैंने कहा था एज अ स्टूडेंट इनकी पहले ही पब्लिश हो चुकी थी. जब वो स्टूडेंट थे एक सोनेट उन्होंने पब्लिश करवाया था. उस सोनेट के बाद इनका जो ऑफिशियली जो इनका जो वर्क है, पोएम्स है, इन दोनों कलेक्शंस में इनकी पोएम्स छपी थी. इन दोनों कलेक्शंस का नाम था एन इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस. In 1795 he met Samuel Taylor Coleridge in Somerset. तो एस.टी. कोलरिज से ये 1795 में मिले. और कहा जाता है कि जो कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गए. और इन दोनों की कोलरिज का काफी पॉजिटिव इफेक्ट था वर्ड्सवर्थ के वर्क पे. कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने ब्रिलियंट वर्क पीस दिया था जब ये कोलरिज के इन्फ्लुएंस में थे. 1795 से 1797 तक वर्ड्सवर्थ और डॉर्थी जो हैं ये सोमरसेट आई मीन डॉसेट में रहे. इसके बाद फिर 1797 में डॉर्थी और वर्ड्सवर्थ जो है मूव कर गए अपने एल्फॉक्सटन हाउस सोमरसेट में. अब ये सोमरसेट का जो ये जहाँ पे इन लोग रह रहे थे 1797 से इन्होंने रहना शुरू किया, ये कोलरिज के घर से बहुत पास थी. तो 1797 में जब वर्ड्सवर्थ और कोलरिज इन अ वे बहुत आसपास रहने लगे तो इसके बाद इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई. और इनका कोलैबोरेशन में जो इनका वर्क था, जो एक मास्टरपीस था लिरिकल बैले, अब इसका कॉम्पोजिशन शुरू हो गया 1797 से. तब जाके ये 1798 में पब्लिश हुआ था. जैसे कि मैंने कहा लिरिकल बैले और सारे वर्क को हम इंडिपेंडेंटली भी बाद में डील करेंगे. He planned to make the prelude and the excursion parts of his long poem Recluse. तो बहुत पहले से ही वर्ड्सवर्थ ने प्लान कर रखा था अपने फिलोसॉफिकल पोएम, नरेटिव पोएम जो बहुत लंबा था, लॉन्ग पोएम था रेक्लूज. और उन्होंने सोचा था कि जो प्रिल्यूड है और एक्सकर्शन है ये इनकी जो लॉन्ग नरेटिव पोएम रेक्लूज है इसका पार्ट बनेगा. और इनके अनुसार द होम एट ग्रासमेयर was supposed to be the first book of Recluse, but it was not published till 1888. तो इनका ये प्लानिंग थी वर्ड्सवर्थ की कि जो है जो बुक है, पहली बुक जो है रेक्लूज की बनेगी द होम एट ग्रासवेयर. इस टाइटल की जो बुक है ये रेक्लूज की जो है पहली बुक बनेगी. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये बुक पब्लिश हुई 1888 में. The excursion was to be the second book. तो वर्ड्सवर्थ की प्लानिंग थी कि एक्सकर्शन जो है रेक्लूज का सेकंड बुक बनेगा, जबकि ये 1814 में आ गई. यानी जो पहली बुक थी द होम एट ग्रासमेर, जो पहली बुक बननी थी सपोज टू बी द फर्स्ट वन, वो बहुत देर में पब्लिश हुई. और जो सेकंड बुक बननी थी द एक्सकर्शन, वो पहले पब्लिश हो गई 1814 में. ये पॉइंट्स इसलिए बताए गए क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछे जाते हैं विच बुक वाज सपोज टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ रेक्लूज. लेकिन ये फर्स्ट बुक बनी नहीं थी, लेकिन सपोज टू बी कौन सी बुक थी, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दीस पॉइंट्स. चलिए अब बात करते हैं लिरिकल बैलेट की सेपरेटली. जैसा कि मैंने बताया 1797 में डॉरेथी और वर्ड्सवर्थ कोलरिज के घर के बहुत पास रह रहे थे. तभी से लिरिकल बैले का फाउंडेशन पड़ गया था जब दोनों साथ में काम करने लगे, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज. और ये पब्लिश हुआ 1798 में. इट वाज पब्लिश्ड इन 1798.
कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, दोनों ने मिलकर लिरिकल बैले को कंपोज किया था. It marks the beginning of the Romantic movement and the end of the classical. तो जो रोमांटिक मूवमेंट का था, इसकी शुरुआत जो है लिरिकल बैले की पब्लिकेशन से हो चुकी है. और रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत यानी कि क्लासिकल की डेथ, क्लासिकल एज की डेथ या अंत. तो लिरिकल बैले में बात करें तो फर्स्ट पोएम लिरिकल बैले की थी द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, जो कि कोलरिज द्वारा लिखी हुई थी. और इसकी लास्ट पोएम थी लाइन्स composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour, July 13, 1798. अब ये जो लाइन्स, ये पूरी जो टाइटल है, ये फुल कंप्लीट टाइटल है टिंटन एबे की. जनरली हम लोग टिंटन एबे बोलते हैं, बट ये कंप्लीट टाइटल है इस पोएम का. टिंटन एबे की लिरिकल बैले के कलेक्शन में इन ऑल 23 पोएम्स हैं, जिसमें से 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं एंड 4 पोएम्स कोलरिज द्वारा लिखी गई है. लिरिकल बैले की फर्दर बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1798 में. फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1798. नीदर वर्ड्सवर्थ नॉर कोलरिज मेंशन्ड एज पोएट्स. और इस एडिशन में, इनके पहले एडिशन में, न वर्ड्सवर्थ न कोलरिज का नाम लिया गया था. इस एडिशन में उनका नाम मेंशन नहीं था एज पोएट्स इस एडिशन में. सेकेंड एडिशन was published in 1800 and Wordsworth was listed as author. तो सेकेंड एडिशन 1800 में पब्लिश हुई, यानी 2 साल बाद, 1798 में फर्स्ट, 2 साल बाद 1800 में सेकेंड एडिशन पब्लिश हुई थी. और इसमें वर्ड्सवर्थ का नाम मेंशन किया गया है और इसी एडिशन में प्रीफेस भी जोड़ा गया था. सो ये क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में कि प्रीफेस वाज इंक्लूडेड इन विच एडिशन. तो प्रीफेस वाज इंक्लूडेड इन द सेकेंड एडिशन. थर्ड एडिशन was published in 1802 and इसमें जोड़ा गया था एक अपेंडिक्स. So third edition was published in 1802. Appendix was on poetic diction. तो इस थर्ड एडिशन को काफी अटेंशन मिला था बिकॉज इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे. इससे पहले भी बताया जा चुका था कि पिछले स्लाइड में कि वर्ड्सवर्थ जो है जो स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन था उसके खिलाफ थे, जो न्यू क्लासिकल पोइट्स यूज करते थे. तो उन्होंने इसमें जो अपेंडिक्स है इसमें मेंशन किया था कि वो बिलीव करते थे कि पोएट्री की लैंग्वेज वही हो जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, विच इज रियली यूज्ड बाय मेन. सो इस टाइप के वर्ड्स को ही उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे. और यहाँ जो थर्ड एडिशन है इसी में इन्होंने पोएट्री की डेफिनेशन भी दी थी, जो पिछले स्लाइड में ली गई थी, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. फोर्थ एडिशन पब्लिश हुई थी 1805 में. यही फाइनल एडिशन थी लिरिकल बैले की. अब बात करते हैं प्रिल्यूड की. तो वर्ड्सवर्थ, डॉरथी और कोलरिज जो हैं जर्मनी गए थे 1798 में. और कोलरिज तो काफी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड थे इस ट्रिप से, लेकिन वर्ड्सवर्थ काफी होमसिक फील कर रहे थे. और विंटर्स के में डॉरथी के साथ ये गोसलार में थे और काफी लोनली फील कर रहे थे. तब भी उन्होंने अपना काम शुरू किया जिसका टाइटल पड़ा द प्रिल्यूड. और इसमें मतलब इन्होंने कई फेमस पोएम्स भी और गोसलार में लिखे हैं, जिसका जैसे कि द लूसी पोएम्स. 1799 में ये अपने सिस्टर डॉरथी के साथ वापस इंग्लैंड आ गए थे. प्रिल्यूड की पर्टिकुलरली बात करें तो प्रिल्यूड को जैसे कि मैंने कहा इन्होंने लिखना शुरू तो वहीं पे कर दिया था, फिर कंप्लीटली फ्रेम में आके लिखना इनका चालू हुआ था 1799 में. इन्होंने द प्रिल्यूड को लिखना शुरू किया और ये फिनिश हुआ था 1805 में. It presents the impressions on Wordsworth's mind from his earliest recollection till his manhood.
तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने सारे अपनी जो भी घटनाएं उनके माइंड पे जो भी छाप छोड़ के गई है, चाहे वो उनकी बिल्कुल बचपन से लेकर उनके मैनहुड तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी फीलिंग्स है, जो भी इंप्रेशन उसके माइंड पे पड़ी थी, उन्होंने सब इसमें लिखा था। The subtitle of the prelude is The Growth of a Poet's Mind. ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या है, तो ये है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। द प्रिल्यूड इज इन 14 बुक्स। प्रिल्यूड के 14 बुक्स हैं। हर बुक में उन्होंने अपने लाइफ पीरियड की एक पार्ट को लिया है, एक हर फेज को कवर किया है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो, चाहे फिर उनके स्कूल डेज हो, या फिर ट्रिप्स हो, हर चीज को उन्होंने कवर किया है। द प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन है, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रिल्यूड जो है 1805 में कंप्लीट हो गया था, और इनका इरादा, वर्ड्सवर्थ का इनिशियली इरादा था कि प्रिल्यूड जो है ये अपेंडिक्स बनेगा उनकी लार्जर वर्क द रेक्लूज का अपेंडिक्स बनना था। और इन्होंने इसको पहले पोएम टू कोलरिज करके रेफर किया था। 1805 में ये लिखना कंप्लीट हो गया, लेकिन इन्होंने पब्लिश कराने से मना कर दिया कि इतना पर्सनल वर्क है, और जब तक मैं पूरा को पूरा रेक्लूज नहीं कंप्लीट करता तब तक मैं पब्लिश नहीं कराऊंगा। क्योंकि प्रिल्यूड को, जैसे कि मैंने कहा, जो प्रिल्यूड था पहले पोएम टू कोलरिज के नाम से जाना जा रहा था, और इसको ये अपेंडिक्स बना रहे थे रेक्लूज का। तो इन्होंने कहा रेक्लूज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी सब कुछ पब्लिश होगा। और उस वक्त 1805 में इनका ये वर्क कंप्लीट हुआ। इनके भाई की भी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं ये काफी डिस्टर्ब्ड हो गए थे, इसलिए प्रेल्यूड उस वक्त पब्लिश नहीं हो पाया, ऑल्दो वो 1805 में कंप्लीट हो गया था। अब बात करें वर्ड्सवर्थ की लेटर लाइफ की। In 1807, Wordsworth published poems in 2 volumes, including Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. तो 1807 में ये पब्लिश हुआ, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, और इसमें ओड जो है इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पोएम था, ये इसका पार्ट था। और अभी तक देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ सिर्फ और सिर्फ लिरिकल बैले के लिए जाने जाते थे। अब इससे इनको काफी उम्मीद थी कि शायद उनका नाम एक रेपुटेशन बन जाए, लेकिन इसके पब्लिकेशन के बाद भी काफी हल्का रिस्पॉन्स था इसका, बहुत मतलब अप्रिसिएशन उस वक्त उनको इस काम के लिए नहीं मिला। In 1810, Wordsworth and Coleridge were estranged over the latter's opium addiction. So 1810 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज अलग हो गए थे, क्योंककि कोलरिज को नशे की लत लग गई थी, और इसलिए दोनों अलग हो गए थे। और by 1812, he had lost his 2 children, Catherine and Thomas. तो 1812 में इनके बेटे थॉमस की डेथ हुई थी, जब वो सिर्फ 6 साल का था। इससे 6 महीने पहले ही इनकी 3 साल की बेटी कैथरीन की भी डेथ हो गई थी। 1813 में जो है इनको जो है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स दिया गया था, अपॉइंट किया गया था, और वेस्टमोरलैंड में इनको मिला था काम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया था स्टैम्प्स का। एंड इनको स्टाइपेंड मिलने लगा था 400 इनका एनुअल में, तो ये काफी फाइनेंशियली सिक्योर हो गए थे। और उसके बाद इसलिए 1813 ही मूव टू राइडल माउंट एम्बलसाइड। तो इसके बाद 1813 में इनको जो है जब अपॉइंटमेंट मिल गया था एज डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये इसके बाद फाइनेंशियली भी सिक्योर हो गए। फिर ये राइडल माउंट में शिफ्ट हो गए, वहीं पे उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी बिताई और एंड तक वहीं पे रहे। He died on 23rd April 1850 and was buried at St. Oswald's Church, Grasmere. यहाँ पर फिर से वो पॉइंट याद दिला दे जो फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि 1843 में रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया था। इनिशियली इन्होंने मना कर दिया था, कहा था कि मैं काफी ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील ने उनको अश्योर किया
that you shall have nothing required of you. तो फिर वर्ड्सवर्थ मान गए थे. तो ये इकलौते, कहा जाए तो इकलौते पोएट लॉरिएट बने थे जिनको कि कोई भी ऑफिशियल वर्ड्स लिखना नहीं पड़ा था, क्योंकि उनको पहले ही एश्योर किया गया था कि ऐसा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा. और उसके बाद इनकी बेटी डोरा की डेथ 1847 में हुई थी. इससे भी वो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे. और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 1850 23 अप्रैल को इनकी डेथ हुई और सेंट ओसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेर में इनको बरी किया गया. इनकी डेथ के बाद जाके इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने जो है प्रिल्यूड, जो पोएम टू कोलरिज था पहले भी अभी बताया था, उसको प्रिल्यूड के नाम से फिर पब्लिश करवाया इनकी डेथ के बाद. ऑल्दो उस वक्त जो है इस काम को काफी टेंशन नहीं मिला, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया उस वक्त पर, लेकिन आज द प्रिल्यूड को एक उनकी मास्टरपीस बोला जाता है. So that's all for now. This was Wordsworth in the approximately 25 to 27 minutes. And very important points have been covered in this video. The most important points relate like from exam point of view. And अगर आप चाहें तो इससे notes भी अपने बना सकते हैं. Otherwise you can go through the video once again. And there are many other videos on the channel related to William Shakespeare. There are questions on Wordsworth, Shakespeare, so you could go through them. That's all for now, friends. Do help the channel grow by subscribing to my channel, and thank you for watching.